नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आप में से अधिकांश लोग जानते हैं कि जब भी एलोपैथी प्रैक्टिस की बात आती है, विशेष रूप से जो आयुष के चिकित्सक हैं, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे यूनानी हो या होम्योपैथी हो, तो इसको लेकर बहुत सारे जो लीगल मामले हैं सामने आने लगते हैं। बहुत सी कानूनी अड़चनें हैं जिनकी वजह से जो आयुष के चिकित्सक हैं एलोपैथी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। और आए दिन इसकी वजह से आप देखिए बहुत लोग परेशान भी रहते हैं, मीडिया में रोज़ खबरें छपती हैं। कई जगह अगर किसी आयुष के चिकित्सक ने एलोपैथी दवा का इस्तेमाल कर लिया तो उसके बारे में जो है क्वैक कहा जाता है और भी बहुत सारी झोला छाप जैसे उपाधियों से बताया जाता है। तो निश्चित रूप से हमने इसके पहले बहुत सारे एलोपैथी प्रैक्टिस को लेकर बहुत से आप सबको कोर्ट के निर्णय हमने बताया होगा। कोर्ट के जो जो भी जजमेंट आते हैं इस रिलेटेड हम समय समय पे आपको अपडेट करते रहते हैं। अब तक जितने भी ऐसे मामले आए हैं उसमें एक केस का नाम सबसे ज़्यादा आता है रेफरेंस के रूप में, वो है मुख्तियार चंद्र बनाम पंजाब सरकार का केस। और इसमें निश्चित रूप से ये जजमेंट जो है काफ़ी पुराना है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी केसेज ऐसे होते हैं जो एलोपैथी से जुड़े होते हैं उसमें इस केस का संदर्भ जरूर लिया जाता है। एक माइलस्टोन है इस यह केस जो है ऐसे सभी मामलों में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये जो मुख्तियार चंद्र बनाम पंजाब सरकार का केस है उसको डिटेल में बताएंगे, और इस केस की जो कॉपी है हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जो आयुष्वाणी है और जो दूसरा आयुषाइक्लोपीडिया है, उन दोनों में हम डाल भी देंगे। आप लोग इसको अपने पास सुरक्षित रखिएगा क्योंकि हमेशा ये काम आएगा आपके, और उसमें काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है। केस काफ़ी लंबा है, हम आपको उसके जो मेन जो पॉइंट्स है उसके ब्रीफ ही बताएंगे, क्योंकि लगभग 17-18 पन्ने का पूरा रिपोर्ट है, बताने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो आप लोग इसको डाउनलोड करके खुद से पढ़िएगा, लेकिन हम जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको ज़रूर बताएंगे इसमें। तो दोस्तों ये है केस, यहाँ पे आप देखिए स्क्रीन पे, डॉक्टर मुख्तियार चंद्र एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स ऑन 8 अक्टूबर 1998। तो जजमेंट जो आया था 8 अक्टूबर 1998 को आया था, काफ़ी पुराना केस है। और इसमें जो है जो डॉक्टर का नाम था मुख्तियार चंद्र एंड अदर्स, यानी कि और भी बहुत से डॉक्टर इसमें शामिल थे। जो स्टेट था स्टेट ऑफ पंजाब था और साथ में स्टेट ऑफ राजस्थान भी था, ये दोनों स्टेट इसमें इन्वॉल्व थे। तो हमने जो है कोशिश की है कि जितने भी पेजेज का जो मेन समरी हमने एक पावर पॉइंट बना दिया है, इस पर आप देख सकते हैं। जो पहला है बैकग्राउंड ऑफ द केस, तो इसका बैकग्राउंड क्या था। तो इस केस में जो है जो सबसे पहला मामला था, तो ये केस जो है मेनली जो आईएसएम के चिकित्सक है, स्पेशली आयुर्वेद के और यूनानी के, इनको था कि आयुर्वेद की जो चिकित्सक है, यूनानी के चिकित्सक है, उनको एलोपैथी दवाएं लिखने का अधिकार था या नहीं। तो इसको लेकर पंजाब सरकार ने 1967 में और राजस्थान सरकार ने 1982 में, ये दो स्टेट थे जिन्होंने अपने यहाँ एक्ट का अमेंडमेंट किया था। और इनको जो एक्ट था ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945, इसका नियम है 2EE, इस नियम के अधीन जो है इन्होंने अमेंड कर दिया। पंजाब सरकार ने 67 में किया था और राजस्थान सरकार ने 1982 में, और एक्ट को बदल कर इन्होंने जो संशोधन करके जो पंजीकृत वैद्य और हकीम है इनको एलोपैथी दवाएं लिखने की अनुमति इन्होंने दे दी थी। इसके बाद वहाँ के कुछ संगठन इसके खिलाफ हाई कोर्ट गए। जो पंजाब के थे वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट गए, जो राजस्थान के थे राजस्थान के हाई कोर्ट में गए। तो वहाँ पर माननीय जो हाई कोर्ट थे राजस्थान और पंजाब हरियाणा की, उन्होंने ऊपर का जो संशोधन था उसको इनवैलिड करार दिया और अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया कि जो भी संशोधन ये किए थे वो अधिकार क्षेत्र से बाहर थे। और ये जो है भारतीय चिकित्सा परिषद 1956 और ड्रग्स कंट्रोल और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 का उल्लंघन करते हैं। तो ये कहते हुए उन्होंने उस संशोधन को खारिज कर दिया, यानी कि जो राज्य सरकार ने संशोधन किया था उसको नहीं माना, वहाँ की उच्च न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया। ऐसे में जो मेन की लीगल क्वेश्चंस थे यहाँ पे थे 3-4 पॉइंट्स, यहाँ पे आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, तो हम हिंदी में भी दिखा देते हैं। ये है मुख्य कानूनी प्रश्न। तो जो पहला था कि जो नियम 2EE3 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 का ये जो रूल था, इसके अनुसार जो इन्होंने चेंजेस किए थे, संशोधन किए थे, वो विधायी क्षमता से बाहर है या विधायी क्षमता उनके पास थी इस संशोधन को करने की। जो दूसरा था भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970, क्या इस आदेश पे या संशोधन पे जो है क्या प्रभाव पड़ सकता है। और जो तीसरा पॉइंट था कि क्या समन्वित यानी कि जो इंटीग्रेटेड आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सक है वो एलोपैथी दवाएं लिख सकते हैं। तो पहले ऐसा होता था कि बहुत से जगहों पे इंटीग्रेटेड कोर्स चलता था,
और कई जगह आपने देखा होगा डिग्री BA MS की जगह BA MMS मिलता था। कानपुर विश्वविद्यालय ने बहुत बाद तक ये डिग्री दी थी, जहाँ पे आयुर्वेदिक के साथ साथ मॉडर्न मेडिसिन भी लिखा रहता था आपके सर्टिफिकेट में। तो बहुत से इंटीग्रेटेड पढ़ाइयाँ भी होती थी, तो इसका उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या क्या अवलोकन किया, यहाँ पर देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन, माननीय कोर्ट ने क्या क्या ऑब्जर्व किया इसमें। इन्होंने कहा कि सबसे पहले ऑब्जर्वेशन था कि जो रूल 2EE थर्ड था उसकी वैधता क्या है। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ये रूल है वो राज्य सरकारों को एलोपैथी चिकित्सा का अभ्यास करने की विशेष या सामान्य आदेश के माध्यम से अनुमति देने का अधिकार देता है। यानी कि जो संशोधन किया था राज्य सरकारों ने, तो उसका अधिकार उनके पास था, यानी कि वो संशोधन कर सकते थे, लेकिन केवल ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के उद्देश्य से ही। जो दूसरा था, सर्वोच्च न्यायालय ने इस नियम को वैध घोषित किया और कहा कि यह केंद्र सरकार की विधायी क्षमता के भीतर है। तो ये भी सही पाया गया। अतः पंजाब और राजस्थान की अधिसूचनाएं भी वैध मानी गई, लेकिन कुछ सीमाओं के साथ। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि जो पंजाब और राजस्थान की सरकार ने जो भी संशोधन किया था वो वैलिड था, वैध था, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ सीमाएं भी दी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। ये जो सीमाएं थी मेनली रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिसिंग मॉडर्न मेडिसिन पे। तो जो आधुनिक चिकित्सा यानी एलोपैथी चिकित्सा का प्रयोग करते समय कुछ सीमाएं माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय भी की गई। उन्होंने कहा कि केवल वे चिकित्सक जो राज्य चिकित्सा रजिस्टर में पंजीकृत हैं वही आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा यानी एलोपैथी का अभ्यास कर सकते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आयुष चिकित्सक, चाहे आयुर्वेद हो या यूनानी हो, जो मेडिकल जो राज्य स्टेट मेडिकल रजिस्टर है, अगर उसमें एनरोल्ड है, पंजीकृत है, तो एलोपैथी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन केवल उन्होंने लिखा कि यह नियम केवल, उसके अलावा लिखा है कि दवाएं लिखने का अधिकार उसी चिकित्सा पद्धति के अभ्यास के अधिकार से अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि दवा जो जिस पैथी में है उसको तो करना ही है, लेकिन एलोपैथी का प्रैक्टिस वही कर सकता है जो स्टेट मेडिकल रजिस्टर में एनरोल्ड है। इसके बाद था कि समन्वित पाठ्यक्रमों के चिकित्सकों की स्थिति, इंटीग्रेटेड कोर्सेज प्रैक्टिशनर्स। तो इसमें इन्होंने कहा कि समन्वित इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रमों की डिग्री वाले चिकित्सक एलोपैथी दवाएं तभी लिख सकते हैं जब उनकी योग्यता को राज्य चिकित्सा रजिस्टर में पंजीकरण के लिए राज्य कानून द्वारा मान्यता दी गई हो। यानी कि जो इंटीग्रेटेड डॉक्टर्स को जो डिग्री दी गई थी वो डिग्री राज्य चिकित्सा रजिस्टर में पंजीकरण के लिए राज्य सरकार ने उसको स्पेशल से उसका कानून बना के उसको मान्यता दिया हो, तभी वो एलोपैथी की कर सकते हैं। और जिस राज्य के अधिनियम में इसकी अनुमति नहीं है वो एलोपैथी दवाएं नहीं लिख सकते। यानी कि जो राज्य इंटीग्रेटेड के लिए रूल बनाकर उनके डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन स्टेट मेडिकल रजिस्टर में किया, वही एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसके बाद उन्होंने कहा कि राज्य का फिर इसमें क्या रोल है। इसके लिए उन्होंने राज्य विशिष्ट कार्यान्वयन यानी कि स्टेट स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन की बात की। इसमें इन्होंने कहा कि नियम 2EE थर्ड के तहत जारी अधिसूचनाएं केवल उन्हीं राज्यों में वैध होगी जहां राज्य कानून गैर एलोपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवाएं लिखने की स्पष्ट अनुमति देता है। यानी कि ये रूल अप्लीकेबल है, वैलिड है, और ये सभी राज्यों को ये अनुमति देता है कि अगर अपने यहाँ वो संशोधन करके अगर एलोपैथी का अधिकार देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। लेकिन राज्य अगर अधिकार नहीं देते, अपने यहाँ संशोधन नहीं करते, तो वहाँ के आयुष चिकित्सकों को एलोपैथी प्रैक्टिस का अनुमति नहीं होगी। तो ये था कंक्लूजन इस पूरे डिसीजन का। आप लोग भी इस डिसीजन को पढ़िएगा जरूर, हम इसको अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे। तो 3-4 पॉइंट्स थे इसमें। एक तो था कि जो रूल 2EE थर्ड ये अधिकार देता है राज्यों को अपने यहाँ संशोधन करने की, अगर राज्य सरकारें इसके साथ संशोधन कर लेती हैं और आयुष चिकित्सकों को एलोपैथी प्रैक्टिस करने की अनुमति दे देती हैं तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो दूसरा था कि प्रैक्टिस इसी शर्त पे करेंगे अगर वो डिग्री वहाँ की राज्य सरकार वहाँ के रजिस्टर में, मेडिकल रजिस्टर जो स्टेट बोर्ड का है, स्टेट मेडिकल रजिस्टर में अगर इंक्लूड करती है, तभी आप एलोपैथी प्रैक्टिस कर पाएंगे।